Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is मैनेजमेंट व ऑब्जेक्टिव. हिंदी में हम इसे उद्देश्यपूर्ण प्रबंधन कहते हैं, यानी किसी उद्देश्य के लिए प्रबंध किया जाना. किसी भी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में हमारा जो उद्देश्य है, गोल सेटिंग करते हैं, तो यह क्या होता है कि यही हमारा मैनेजमेंट व ऑब्जेक्टिव होता है. यानी कि किसी उद्देश्य को लेकर के हमारा जो है ना प्रबंधन किया जाना, ऐसा हमारा कहलाता है मैनेजमेंट व ऑब्जेक्टिव. मैनेजमेंट व ऑब्जेक्टिव एक्चुअली यानी उद्देश्यपूर्ण प्रबंधन है क्या, इसे हम बेहतर समझते हैं इस प्रकार. मैनेजमेंट व ऑब्जेक्टिव्स, इसकी ऑरिजिन की तरफ हम पहले चलें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा कि कैसे इसकी है ना ऑरिजिन हुई, कैसे ये डेवलप किया, इन सभी चीज़ों पर हम लोग बात करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे. ऑरिजिन अगर देखें, उत्पत्ति, तो सबसे पहला जो इस टर्म्स का जो है ना प्रयोग और साथ में इसे प्रैक्टिस में जो लाया वो थे पीटर एफ ड्रूकर. यानी पीटर ड्रूकर को कहा जाता है, जो फादर ऑफ मैनेजमेंट भी हैं, यानी कि प्रबंधन के जनक भी कहे जाते हैं. इन्होंने ही अपना एक इफोर्ट किया, अथक प्रयास कर रहे थे जब प्रबंधन शब्द की ही है ना उन्होंने उत्पत्ति की थी और उसमें वो कार्य किए थे. इनका जो दूसरा सबसे बड़ा पीटर ड्रूकर का है वो जो है किसी सोसाइटी के लिए है ना जो दिया गया है वो हमारा था मैनेजमेंट व ऑब्जेक्टिव. अब इस मैनेजमेंट व ऑब्जेक्टिव में हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ से, इसका कार्यकाल कैसे स्टार्ट हुआ और इन्होंने क्या किया है और कैसे ये हमारे मतलब कि किसी भी इंस्टीट्यूशंस के लिए ये फ्रूटफुल होता है. देखिए, ये जो सबसे पहला इंट्रोड्यूस किया था इस टर्म्स का, मैनेजमेंट व ऑब्जेक्टिव का, यानी कि उद्देश्यपूर्ण प्रबंधन के लिए 1954 में 1954 में उन्होंने क्या किया था, यहाँ हम लोग देख रहे हैं 1954 में. वो इनकी एक बड़ा ही फेमस पुस्तक थी, किताब थी, जिसका नाम था द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट. इसमें उन्होंने बिल्कुल ही प्रैक्टिकल अप्रोच को क्या किया है, रखा है कि ये हमारा कैसे हम किसी भी इंस्टीट्यूशन में या कोई भी संस्था हो, हमारी जैसे पुस्तकालय भी हमारी एक संस्था है, तो हम किस प्रकार से इसका यूटिलाइज करें, हम अपने प्रबंधन को किस ढंग से हम प्रयोग में लाएं, जिससे कि क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या हो कि फ़ायदा हो, हमारे यूजर्स को लाभ मिल सके, हमारा सर्विस बेहतर हो सके, है ना, इंस्टीट्यूशंस का जो गोल है, विजन है, वो पूरा हो सके. तो इस बात को उन्होंने क्या किया था कि द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, जो उनकी पुस्तक रही, ये बड़ा ही प्रैक्टिकल और व्यवहारिक यह पुस्तक है 1954 में, है ना. तो इसमें इस टर्म्स को यानी कि उद्देश्यपूर्ण प्रबंधन को क्या किया था कि एक्सप्लेन किया था, समझाया और बेहतरीन तरीके से उन्होंने लिखा है. तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस इनकी जो की हुई है. अब ये हमारा प्रश्न यह हो सकता है कि द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट किसके द्वारा लिखी गई. देखिए, अब यह भी एक प्रश्न आ गया, तो ये एक प्रश्न बन सकता है कि द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, तो हमारा आंसर भी होगा वहाँ पर पीटर ड्रूकर का नाम आ जाएगा. और ये MBO को इन्होंने क्या किया था, सबसे पहला दिया था, इंट्रोड्यूस किया था. ना इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलर होने में 1960 और 70 में जो है ना ये कॉर्पोरेट जगत में और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी पॉपुलर हो गया, काफ़ी पॉपुलर हुआ, चूँकि यह सक्सेस होता चला गया. अभी हम लोग देख भी लेते हैं आगे कि कैसे इसे प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, इनके जो दी हुई ये प्रिंसिपल या थ्योरी है. यहाँ पर अब ये बात आती है कि देखिए यहाँ पर मैनेजमेंट है ना, तो ये मैनेजमेंट जो हमारा है, मैनेजमेंट व ऑब्जेक्टिव, तो मैनेजमेंट व ऑब्जेक्टिव को हम लोग शॉर्ट में क्या कर रहे हैं, MBO. इस अप्रोच को, MBO को जो है ना कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे है ना इसका डेफिनेशन, जिससे कि हमें बेहतर हो. यहाँ पे बहुत ही ईजियर तरीके से बताने का प्रयास किया गया है. क्या कि हमें सिर्फ इतना समझना है कि जो मैनेजमेंट होती है, मैनेजर और एम्प्लॉइज होते हैं ना, वो दोनों मिलकर, देखिए दो टर्म्स हैं यहाँ पे, है ना. इस दो वर्ड को अगर अपने दिमाग में हम लोग रखें तो बहुत आसानी से ये इसका डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगा. क्या कि मैनेजर या मैनेजमेंट वहाँ के जो है, राइट, और एम्प्लॉइज दोनों मिलकर क्या करते हैं, किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, रिकॉर्ड्स को, है ना, और उसका जो उद्देश्य होता है
एक निश्चित कार्यकाल के लिए। एक सर्टेन हमारा क्या होता है कि पैरियोडिसिटी, पीरियड रख देते हैं। तो सर्टेन पीरियड रखने का मतलब क्या हो गया कि हमें किसी गोल को अचीव करना है, तो क्या कर दिया गया कि 2 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर या 2 ईयर्स में अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, हो सकता है कि वो हमारा है ना इस ढंग का प्रोजेक्ट हो जिसमें हमें साल लग सकते हैं, 2 वर्ष लग सकते हैं, लेकिन उसे हम टारगेट करेंगे और निश्चित एक जब समय हो जाएगा हमारा, तो यही प्रबंधकीय व्यवस्था जो होगी ना, वो हमारा क्या कहलाएगा, एमबीओ। यानी इसे जो डिफाइन करेंगे हम, इसे ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक अप्रोच है वेयर मैनेजर एम्प्लॉइज टुगेदर सेट रिकॉर्ड एंड मॉनिटर ऑब्जेक्टिव्स फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड एंश्योरिंग अलाइनमेंट ऑफ इंडिविजुअल गोल्स विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी हर इंडिविजुअल का जो लक्ष्य है, उद्देश्य है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन का भी उद्देश्य होगा। राइट, दोनों का उद्देश्य में क्या होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। राइट, अब यहाँ पर इसी बात को देखिए हिंदी में समझाने का जो प्रयास किया, एक ऐसी प्रबंधकीय पद्धति है जिसमें प्रबंधक और कर्मचारी मिलकर किसी निश्चित अवधि के लिए, ठीक है, सर्टेन अवधि के लिए लक्ष्य जो निर्धारित है, दर्ज की गई है, उसकी निगरानी करते हैं ताकि ये क्या करे, व्यक्तिगत उद्देश्य और संगठनात्मक उद्देश्यों में सामंजस्य को स्थापित कर सके। यही हमारा क्या है, एमबीओ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे हम सरल शब्दों में देखा जाए एक डेफिनेशन के रूप में, तो बड़ा अच्छे ढंग से इस फॉर्मेट को यदि याद कर लें, हम लोग रख लें, तब भी हमारा डेफिनेशन क्या होगा, ईजियर हो जाएगा। क्या है, जैसे एमबीओ को ज्वाइंट गोल सेटिंग। अब ज्वाइंट गोल सेटिंग का मतलब यहाँ क्या हो गया, हमारे मैनेजर्स और उसमें हमारे जो हैं एम्प्लॉयज दोनों, यानी कि मैनेजर होंगे, राइट, और प्लस एम्प्लॉयज, तो एम प्लस ई हम यहाँ पे शॉर्ट में कर दें, तो ये क्या हो गया, ज्वाइंट गोल सेटिंग, यानी मी, है ना, एम प्लस ई, मैनेजर और हमारा एम्प्लॉयज दोनों मिलकर ज्वाइंट गोल सेटिंग करते हैं। राइट, चूंकि सामंजस्य स्थापित करना है। उसके बाद कहते हैं कि इसमें परफॉर्मेंस मेजरमेंट, हम टाइम टू टाइम क्या करेंगे, टारगेट आपने रखा है, सर्टेन पीरियड है, तो उसमें हम मेजरमेंट करते रहेंगे, उसका माप करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि स्टेटस क्या है, और इसमें फीडबैक्स लेंगे कि कैसा हमारा है, उस टारगेटेड जो हमारा पीरियड है ना, टाइम है, उसके अनुसार हमारा जो है फीडबैक कैसा आ रहा है। तो यह देखा जाना है, इसी 3 बिंदुओं को मिलाकर हम एमबीओ कह सकते हैं, यानी कि ज्वाइंट गोल सेटिंग, परफॉर्मेंस मेजरमेंट प्लस फीडबैक, है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, एमबीओ। राइट, आगे बढ़ते हैं और कुछ एप्लीकेशंस को हम देखते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ एमबीओ इन लाइब्रेरी, पहला जो एप्लीकेशन है कि गोल सेटिंग, इसका है ना, हम लोग क्या करेंगे, निर्धारण करते हैं उसका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य का निर्धारण। जैसे पुस्तकालय का उद्देश्य यूजर्स को सेटिस्फैक्शन देना, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना और कलेक्शन डेवलपमेंट, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो गोल सेटिंग हम लोगों ने कर लिया कि इतने मतलब कि यूजर्स को हम सेटिस्फैक्शन देंगे। राइट, तो कब करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये आपको करना है। गोल सेटिंग किस किस प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे, कौन कौन सी पद्धतियों को अपनाएंगे, यह गोल सेटिंग हो गया। राइट, दूसरा जो हमारा एप्लीकेशन है वो कहता है डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, विभागीय उद्देश्य। अब ये तो हो गया कि हमारा गोल सेटिंग क्या हो गया, इस इंस्टीट्यूशन लाइब्रेरी को हमने क्या किया, उसके रिगार्डिंग बात कर रहा है, तो ये पूरी लाइब्रेरी का क्या हो गया कि गोल सेट कर लिया। डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, अब हमारा क्या हो गया, डिफरेंट डिपार्टमेंट को अब उसका उद्देश्य हमें दे दिया, चूंकि उद्देश्यपूर्ण प्रबंधन है। तो जैसे 2-3 का एग्जाम्पल मैंने लिया है, रेफरेंस सेक्शंस को लेते हैं, तो अधिक से अधिक क्या हो, प्रश्नों का समाधान हो। रेफरेंस में तो यही होता है ना, या तो रेडीमेड रेफरेंस हमारा क्या होगा, टूल्स के माध्यम से हम उसे यूजर्स को हम सेटिस्फाई करेंगे कि उसके जो कैरीज होंगे, या फिर लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज जिसमें हमें वेट कराना होगा। तो ये अभी हम लोग नहीं, आगे बात करेंगे इस पर, लेकिन इतना तो हमें जानकारी है हम सभी को कि रेफरेंस सेक्शंस में क्या होते हैं कि हम यूजर्स के जो क्वेरीज होते हैं उससे हम सेटिस्फाई करते हैं, उनके प्रश्नों को या तो रेडीमेड टूल से देते हैं या फिर हम क्या करते हैं उसे वेट कराते हैं, है ना।
यानी कि लॉन्ग टर्म जो हमारा सर्विसेज होता है, लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज होता है, उसमें वेट करना होता है। तो ये डिपार्टमेंटल पहला हम लोगों ने दिया कि रेफरेंस सेक्शन का। दूसरा सर्कुलेशन सेक्शन में हम लोग देखते हैं कि जब विलंब ओवर ड्यू कम करना है कैसे करेंगे। तो ये टारगेट हम लोगों ने क्या किया कि इस एप्लीकेशन को टारगेट को कम करने के लिए अब क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंट मैथोडोलॉजी को यूज कर सकते हैं। अब मैथोडोलॉजी हमारा क्या हो सकता है वहाँ पर, मैथोडोलॉजी अब ये हम कह सकते हैं कि अगर सर्कुलेशन सेक्शन में कम करना है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि उसे हम डिजिटाइज करेंगे, राइट, या किसी सॉफ्टवेयर को हम प्रयोग करके हम उसे फास्ट कर सकते हैं मैनुअल ना देकर। तो ये तो डिपेंड करेगा हालांकि हमारी लाइब्रेरी की मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव ये पे कि वो हमें किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर्स हमारे पास है या अवेलेबल, लेकिन हम इफोर्ट कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। तो ये सर्कुलेशन सेक्शंस का नाउ थर्ड वन इज द अगर कि टेक्निकल सेक्शन, इसे हम लोगों ने लिया विभागीय उद्देश्य से। तो ये कहता है कि पुस्तकों का शीघ्र वर्गीकरण और सूचीकरण, तो क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग। अब इसमें देखिए डिफरेंट क्लासिफिकेशन स्कीम है हमारे। अब डिफरेंट क्लासिफिकेशन स्कीम में हम किसी एक को यूज कर सकते हैं, डीडीसी को कर सकते हैं, यूडीसी को कर सकते हैं, सीसी को कर सकते हैं। अब या फिर कैटलॉगिंग कोड है तो बहुत सारे हैं, जैसे ब्रिटिश म्यूजियम कैटलॉग कोड हो सकते हैं, AACR2 हो सकता है, CCC हो सकता है, एज यू विश, आप अपने अकॉर्डिंग कि इसमें आप इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी मैनेजमेंट जो होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है कि हमें कौन सा यूज करना है। क्यों? क्योंकि हम बस इसे करते क्यों हैं, फास्ट सर्विस के लिए, बेहतर सर्विस के लिए, कि यूजर्स को हम क्या कर सकें कि बेहतर हम सर्विस दे सकें जिससे कि यूजर सेटिस्फाई हो। तो ये उद्देश्य होगा और यही एप्लीकेशन हम अप्लाई करते हैं अपनी लाइब्रेरी में, यानी कि उद्देश्यपूर्ण प्रबंधन के लिए। तो ये हमारा हो गया। तीसरा है कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी होना चाहिए, कि जैसे रेफरेंस लाइब्रेरियन है तो वो प्रतिदिन क्या करेगा कि प्रश्नों का उत्तर देना, उसे देना है। ऐसा तो नहीं कि हम इग्नोर कर रहे हैं या एस्केपिंग स्टाइल को हम अडॉप्ट कर रहे हैं। बहुत सारे होते हैं जो एस्केपिंग, है ना, जब हमारी नौकरी लग जाती है तब उसके पहले तक तो हम लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा करना है, ये करना है, वो करना है, आकाश से तारे तोड़ लाने हैं। बट यहाँ पर जैसे ही हमारा हो जाता है तो शायद हम धीरे धीरे क्या करते हैं, उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। नो, इट्स नॉट द राइट वे, है ना। ये हमें क्या करना है कि एक राइट वे में हमारा जो पर्पस है, हमारा जो उद्देश्य है, उस चीज़ को हमें करना है। एक अलग पर्सनैलिटीज़ को आपको क्या करना है, अलग फिगर के रूप में दिखना है। और अगर आप अलग फिगर के रूप में दिखते हैं तो वो इंस्टीट्यूशंस के लिए भी क्या होता है कि एक अच्छा अप्रोच करता है, वो हमारा इंस्टीट्यूशंस की सर्विस पर भी प्रभाव पड़ता है। और इंस्टीट्यूशन की सर्विस से आपका भी इम्पैक्ट आपके ऊपर भी पड़ता है ना, वो आपकी आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें बेहतर करने के लिए, तो ये रेफरेंस लाइब्रेरियन का जो है उत्तर देना, ये एक दायित्व तो बनता है ना। कैटलॉगर एक निश्चित समय में पुस्तकों को एंट्री पूरा करना, ये हमारा क्या हो जाएगा, उद्देश्य होगा कि हमें कितना पर डे हमें कितना करना है। 30 कैटलॉग्स को हमें क्या करना है, निर्माण करना है। 30 है तो हमें 35 का कोशिश करना है। तो ये डिपेंड करता है एक कैटलॉगर का, राइट। उसके बाद हमारा है कि थर्ड वन इज द कि इस जो एप्लीकेशंस में कि सर्कुलेशन स्टाफ, राइट, यूजर्स को हम कितनी जल्दी सर्विस प्रोवाइड कर पाते हैं। तो ये बेहतर तो ये भी है कि आप क्या करेंगे, जैसे आप ई का कंसेप्ट लें, इलेक्ट्रॉनिक मेथोडोलॉजी का यूज करें तो ये आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन इसके साथ साथ यदि हम क्या करते हैं कि ओपन एक्सेस सिस्टम भी रखते हैं, रंगनाथन की भी थ्योरी कहती है थर्ड एंड फोर्थ लॉ क्या कि ओपन एक्सेस अगर देते हैं तो वो हमारा क्या होता है कि बेस्ट होता है। हाँ, ये भले ही हो सकता है कि फिर हमें अरेंजमेंट टाइम बाद में है कि हमें अगर मतलब कि वो मिसप्लेस कर देता है तो हमें फिर वो सही सेल में रखने में हमारा टाइम किल होता है। बट इट इज़ फार बेटर कंपेरेटिवली, वो है ना, उस प्रिंसिपल के अलावा। तो ये कह सकते हैं हमारा कि क्या है कि हमें क्या करना है कि बिल्कुल, है ना, सर्कुलेशन स्टाफ का क्या है कि हम कितनी जल्दी उसे सर्विस हम दे सकते हैं, इस मेथोडोलॉजी को भी हम अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है देखिए चौथा जो हमारा है एप्लीकेशन, वो कहता है परफॉर्मेंस रिव्यू, यानी कि प्रदर्शन समीक्षा। इसमें क्या है कि फीडबैक्स को हमें लेना होता है, यूजर सेटिस्फाई हैं या नहीं है, आपके, है ना, जो वर्किंग स्टाइल है, वर्किंग कल्चर है, आप यूजर्स को कितना सेटिस्फाई करते हैं। दूसरा इसमें कहता है कि स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स हमें बताएगा, है ना। ये भी हमारा क्या है कि स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट ये स्पष्ट करेगा, जैसे मान लिया जाए कि कोई सर्टेन पीरियड दिन भर में मान लिया जाए कि किसी लाइब्रेरी में 12 घंटे
की सर्विसेज हम दे रहे हैं, तो उसमें देखना है 12 घंटे की सर्विसेज में किस टाइम में हमारा पिक आवर है और पिक टाइम में कितने, है ना, स्टूडेंट्स रीडर्स आते हैं, है ना। तो ये हमारा, उससे क्या होगा, ये भी हमें समीक्षा करना होगा, राइट, रिव्यू करना होगा। उस वक्त हमारा जो है किस प्रकार का सर्विस होगा और क्या हमें स्ट्रैटेजी को अपनाएंगे। उसी तरह से इशू रिटर्न डेटा हम देखेंगे कि आपका क्या है, किस वक्त का बेहतर है, कैसे हमें, मतलब ज़्यादा किस वक्त है, राइट। तो उस वक्त के लिए स्ट्रैटेजी हमारा क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो स्ट्रैटेजी को यहाँ अपनाइए और यह स्ट्रैटेजी अपनाकर आप बेहतर कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को ना। अब यहाँ पे ये डिफाइन करने का प्रयास किया है कि एमबीओ को आप इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये गोल सेटिंग, इसमें अकॉर्डिंग टू ये जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग ये कहता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि गोल सेटिंग करना है, देन पार्टिसिपेशन, आपका पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, राइट। मॉनिटरिंग, यानी कि हम क्या करेंगे, फीडबैक्स टाइम टू टाइम, और इवैल्यूएट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, हाँ, कॉम्पिटिटिव स्टडी करेंगे और देखेंगे कि हमारा क्या है ना, इसका पोजीशन है। तो ये जो हम कर रहे हैं, यानी गोल सेटिंग, पार्टिसिपेशन, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, है ना, दिस इज इक्वल टू इफेक्टिव मैनेजमेंट। और यही हमारा जब इफेक्टिव मैनेजमेंट है, इफेक्टिव मैनेजमेंट इज कॉल्ड एमबीओ। तो एमबीओ क्या हो गया हमारा, एक इफेक्टिव मैनेजमेंट हो गया डिफरेंट एप्लीकेशंस का। तो यह भी हम डिफाइन कर सकते हैं, कह सकते हैं कि इट इज एन इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एप्लीकेशन, डिफरेंट एप्लीकेशंस इज कॉल्ड एमबीओ, जिसमें अब यह हमारा इफेक्टिव मैनेजमेंट में क्या क्या होगा, गोल सेटिंग्स होंगे, पार्टिसिपेशन होंगे, मॉनिटरिंग होंगे एंड इवैल्यूएशन होंगे। ना कुछ प्रिंसिपल्स को हम लोग देखते हैं कि ये प्रिंसिपल्स हमारा क्या है, कुछ सिद्धांतों को, क्या सिद्धांत अपनाना चाहिए हमें, उन सिद्धांतों पर फोकस करते हैं। देखिए, अलाइनमेंट ऑफ गोल्स, आपका जो है ना लक्ष्य क्या है उसका सामंजस्य होना चाहिए। गोल, उद्देश्य आखिर है क्या, और गोल के विपरीत हम चल रहे हैं और वो कर नहीं रहे। गोल तो निर्धारित कर लिए हैं कि हमें यहाँ टारगेट कर लिए कि हमें यहाँ जाना है, बट हम क्या कर रहे हैं, वो डाइवर्ट हो रहा है। इट्स नॉट प्रॉपर मैनर आपका जो प्रिंसिपल्स होगा, राइट। तो ये अब पहला तो हमारा ये हो गया। दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है कि क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, आपका उद्देश्य जो है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि उद्देश्य है क्या। किसी लाइब्रेरी का उद्देश्य क्या होता है, बेस्ड सर्विस, यूजर्स को सेटिस्फाई करना, और कुछ नहीं है, नथिंग। अरेंजमेंट आपका कैसे है, क्लासिफिकेशन स्कीम कौन सा आप अप्लाई कर रहे हैं, आप कैटलॉग कोड कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, डजंट मैटर, ये सारा कोई मायने नहीं रखता है। आप कितनी अच्छी ढंग से जो है ना यूजर्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, फास्ट सर्विस दे रहे हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो क्लैरिटी ये होनी चाहिए, राइट। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, आपका टाइम टू टाइम क्या करेंगे, है ना, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करेंगे अपने परफॉर्मेंस का, यानी प्रदर्शन का इवैल्यूएशन कीजिए, ठीक है। पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट, आपका पार्टिसिपेशन ईच एंड एवरी जो सबऑर्डिनेट्स होंगे, स्टाफ होंगे, उन सभी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए गोल के लिए। आपका जो गोल निर्धारित किया गया है उसके लिए सभी का पार्टिसिपेशन महत्वपूर्ण है। यहाँ रैपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट इज मैंडेटरी, आपका रैपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए ईच एंड एवरी, बिटवीन द ईच एंड एवरी पर्सन, राइट। ऐसा करते हैं तब ये हमारा क्या होता है, ये प्रिंसिपल बहुत अच्छा काम कर जाता है हमारे एमबीओ के लिए। नाउ पेरियोडिक रिव्यू एंड फीडबैक, आपका पेरियोडिक रिव्यू का मतलब है कि समीक्षा कीजिए, कब, पर मंथ कीजिए। अगर आपने गोल तय कर रखा है 1 ईयर का, तो आपको क्या करना है, पर मंथ कीजिए। वीक में भी आप कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, फोर्टनाइटली कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि हमें कैसे करना है। तो ये जो है आपका बहुत महत्वपूर्ण है। और फीडबैक लीजिए। नाउ ऑटोनॉमी इन इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन की ऑटोनॉमी होना चाहिए। अगर इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा, कैसे हम कर रहे हैं, जो आपने टारगेट रखा है, गोल रखा है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करना होगा, थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स को। इस प्रिंसिपल्स को अगर हम सर्टेन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं, जैसे हमें मान लिया जाए कि हमें बेहतर सर्विसेज देना है, हम क्या करेंगे, ओपन एक्सेस सर्विस देंगे, दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंट कर दें। इसी तरह से अदर ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी, हम लाइब्रेरी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया,
कि ऑटोनॉमी इन इम्प्लीमेंटेशन। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो गया कि हम लोगों ने देखा अभी कि किस किस प्रिंसिपल्स को, राइट। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि प्रोसेस ऑफ एमबीओ। काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रोसेस इसका क्या है। प्रोसेस में हमारा कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, ये हमें ख्याल रखना है कि जैसे लाइक डैट, ये दिस वन। तो ये ऐसा नहीं कि यह पॉइंट जो है ना, मैचिंग को हम फर्स्ट में डाल देंगे या फिर हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शंस को हम सेकंड में डाल देंगे। नो, फर्स्ट वन इज दिस वन इज द फर्स्ट। इट मीन्स कि हमारा जो प्रोसेस होगा, पहला होगा कि सेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हमें क्या करना होगा, गोल को निर्धारित करना होगा। इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोसेस। तो पहला हमारा ये होगा। दूसरा जो होगा, जब हम गोल को निर्धारित कर लेते हैं तो सेट डिपार्टमेंटल एंड इंडिविजुअल गोल्स। पहला हमारा क्या होगा, जो प्रिंसिपल के पहले हम लोगों ने देखा है कि पहला हमारा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, राइट। तो उससे देखेंगे, उसके बाद हम कहाँ बढ़ेंगे, हर इंडिविजुअल यानी डिफरेंट सेक्शंस की तरफ चलेंगे। तो सेक्शन की तरफ चलिए और सेक्शन का भी गोल निर्धारित कीजिए, क्योंकि सेक्शन से ही तो वो आपका क्या होगा, जो मेन गोल है वो आपका तय होगा, है ना, उसे हम अप्रोच कर पाएंगे। उसके बाद मैचिंग गोल एंड रिसोर्सेज। हमारे पास रिसोर्सेज क्या क्या हैं, उसे हम क्या करेंगे, उसका सामंजस्य स्थापित करेंगे दोनों के बीच, रिसोर्सेज के बीच और जो हमारा गोल है, क्या वो चीज़ हमारे पास है या नहीं है, या फिर क्या हमारे पास कुछ लैकुना है, कुछ त्रुटियां हैं, या फिर लिमिटेशंस हैं। उन लिमिटेशंस को हम कैसे पार करेंगे, कैसे बैरियर्स आ रहे हैं उसे हम क्या करेंगे। तो यह हमारा थर्ड वन, यानी कि प्रोसेस का थर्ड वन स्टेज जो होगा वो मैचिंग गोल एंड रिसोर्सेज। एंड फोर्थ वन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्शन प्लान। आपका जो प्लान है ना, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आपने जो प्लान तो तय किया होगा गोल के लिए, उससे यहाँ पर हम क्या करेंगे, तय करेंगे। नाउ रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस पेरियोडिकली। ये समय समय पर रिव्यू कीजिए, समीक्षा कीजिए। अगर समीक्षा नहीं करेंगे तो वो स्वाभाविक है कि वो हमारा क्या होगा कि कुछ चीज़ें हमारी छूट जाएगी, कुछ गड़बड़ी त्रुटियाँ जो हैं वो पता नहीं चल पाएगी और हमारा लक्ष्य क्या होगा कि प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया कि रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस, है ना, पेरियोडिकली। ना लास्ट वन जो हमारा होता है कि अप्रेजल एंड फीडबैक, है ना, प्रशंसा। और फिर हमारा जो फीडबैक है, क्या फीडबैक आया, उन फीडबैक को हम क्या करेंगे, देखेंगे। बस हमारा टारगेट क्या हो जाता है, वो पूरा हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि प्रोसेस में हम कितने स्टेजेस को तय करते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 जो लेयर्स हैं, दिस इज द लेयर्स, 6 लेयर्स, राइट। तो 6 लेयर्स ये हमें क्या करना है, तय करना है, ये लेयर्स। तो एमबीओ के क्या हो गए, 6 लेयर्स हो गए। और पहला हमारा क्या हो गया, ये हम लोग देख रहे हैं, दूसरा क्या हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। इस प्रकार से हमारा क्या होता है कि ये प्रोसेस कंप्लीट होता है ना। अब हम लोग कुछ प्रश्नों की ओर चलते हैं और देख पाते हैं कि कितना कुछ कर पाते हैं। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। एमबीओ के फादर किसे कहे जाते हैं, कहने की जरूरत अब हमें नहीं है, ये पीटर ड्रुकर। और पीटर ड्रुकर ही क्या है कि फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहे जाते हैं। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एंड फादर ऑफ मैनेजमेंट, है ना, is known as Peter F. Drucker. Now, second question is MBO was first introduced in which book? Peter Drucker ने किस बुक में ये जो है ना, किस पुस्तक में प्रस्तुत किया था MBO को। हम आप याद करें कि प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट था हम लोगों का, तो ये प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, राइट, हम लोगों ने डिस्कस किया है। MBO was introduced in which year? किस वर्ष एमबीओ को जो है प्रस्तुत किया गया था, किस वर्ष किया गया था, बड़ा ही सिंपल। ये हम लोगों ने ऑरिजिन के पास अभी डिस्कस किया था, नीचे ही था, तो 1954। और यह जो है बिल्कुल ये बहुत पॉपुलराइज कब हुआ था, तो ये 60s के दशक में, ऐसा हम लोगों ने थर्ड आउटलाइंस में देखा था। तो ये क्या हो गया कि 60s के दशक में जो है वो बहुत ही वायरल हो गया था, बहुत ही पॉपुलराइज हो गया था इनके द्वारा जो दी गई थी थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमबीओ एम्फेसाइजेस ऑन, एमबीओ किस पर बल देता है, किन बातों को वो बताता है ना। तो किस चीज़ों को देखिएगा कि एमबीओ जो है बेसिकली हमारा जो होता है वो जब भी फोकस करेगा तो वो गोल, रिजल्ट्स,
रूल्स, प्रोसीड्यूर्स, है ना, इन सभी डिसिप्लिन्स, हायरार्की। तो ये कहता है कि जब तक हमारी हायरार्की नहीं होगा ना, तब तक हमारा क्या होगा कि गोल और रिजल्ट भी नहीं होगा। तो हायरार्की इज द इम्पॉर्टेंट, किसके किसके बीच, देखिए मैनेजमेंट एंड जो हमारे स्टाफ्स हैं। तो ये हायरार्की बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है ना। तो गोल और रिजल्ट्स होंगे, लेकिन हायरार्की जब तक नहीं होगा तो हमारा क्या होगा कि गोल और रिजल्ट्स भी नहीं होगा ना। एम्बियो मेनली इन्वॉल्व्स, एम्बियो जो है इन्वॉल्व करता है मुख्य रूप से किस चीज़ के लिए, किस चीज़ को देखेंगे यहाँ पर हम लोग कि गोल तो हमारा होगा, पहले तो गोल सेटिंग करता है और परफॉर्मेंस रिव्यू करता है। तो ये हमारा इसका आंसर क्या हो गया, गोल सेटिंग और परफॉर्मेंस रिव्यू की बात करता है। छठा प्रश्न है विच अप्रोच वेस्ट डिस्क्राइब, यानी कि एम्बियो सबसे अच्छा परिभाषित किस चीज़ को करता है। देखिए टॉप डाउन इसमें मैंने कहीं नहीं पढ़ा, आपने भी नहीं पढ़ा, बॉटम अप भी कहीं नहीं पढ़ा और ऑटोक्रेटिक को भी कहीं नहीं पढ़ा। तो क्या पार्टिसिपेटिव किसके किसके बीच, ये हमें समझ लेना है यहाँ पर। मैनेजमेंट यानी मैनेजर, और कहा था एम्प्लॉय, याद कीजिए मी से एक ट्रिक है कि मी को याद रखेंगे तो एम्बियो हमारा आ जाता है, यानी मैनेजमेंट एंड ये जो है एम्प्लॉयज, दोनों का अगर पार्टिसिपेटिव अगर अप्रोच होता है तो वो हमारा क्या होता है कि हम एम्बियो की तरफ बढ़ जाते हैं और वो हमारा सक्सेस हो जाता है। स्मार्ट इन एम्बियो ऑब्जेक्टिव स्टैंड्स फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो ये हमारा क्या है कि स्मार्ट इन एम्बियो क्या होगा इसका, इसका जो अगर देखें तो फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। कैसे, ये कहता है कि सिंपल, मिजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बॉन्ड। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप बिल्कुल देख लेंगे। तो सिंपल होता है, वेरी मिजरेबल हो, अचीवेबल हो, रिलेवेंट हो एंड टाइम बॉन्ड भी हो। तो ये इसका क्या है कि सही आंसर है। एम्बियो इंटीग्रेट्स, एम्बियो जो है इंटीग्रेट करता है ना, यानी कि एकीकरण करता है, किस चीज़ को करता है, इंडिविजुअल गोल्स विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। डेफिनीशन में हम लोगों ने यही अभी समझा था, पढ़ा था डेफिनीशन में। तो ये डेफिनीशन को पूछ रहा है कहीं ना कहीं से। तो एम्बियो इंटीग्रेट्स इंडिविजुअल गोल्स विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। नाइन्थ वन इज द डैट की पेरियोडिक परफॉर्मेंस रिव्यू इन एम्बियो इज यूज्ड फॉर, एम्बियो में समय समय पर प्रदर्शन समीक्षा किसके लिए की जाती है, किसके लिए करते हैं हम लोग, फीडबैक के लिए करते हैं, फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं। अगर फीडबैक हमारा हो, इम्प्रूवमेंट हो, तो वो क्लियर हम लोगों का जो गोल है वो अचीव हो जाता है। तो ये परफॉर्मेंस के लिए हम फीडबैक और इम्प्रूवमेंट के लिए ही करते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा है कि विच इज़ द फर्स्ट स्टेप इन एम्बियो प्रोसेस। अच्छा, अभी हम लोगों ने देखा था ना कि एम्बियो प्रोसेस को, तो फर्स्ट हमारा जो होगा वो कौन सा होगा, कौन सा होगा, सेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा, उसके बाद इंडिविजुअल का गोल होगा। इस तरह से हम लोगों ने बढ़ते क्रम को देखा था। तो ये सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, देन कुछ भी होगा, अप्रेजल तो वहाँ है नहीं, फीडबैक और इवेल्यूएशन बाद की बात आती है। तो ये हमारा सेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज द राइट आंसर। नाउ इन एम्बियो द परफॉर्मेंस इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, एम्बियो में प्रदर्शन किसके आधार पर मापा जाता है, किसके आधार पर हम लोग मापेंगे, कहीं पर सीनियरिटी, लॉयल्टी ये सब तो है नहीं, कट राइट। उसके बाद नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट से मतलब नहीं, इट मीन्स कि हमारा क्या हो गया, ये दिस वन इज द राइट आंसर। अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है ना उसके उद्देश्य से हम लोग क्या करते हैं कि मापते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया ना। 12th जो है विच मैनेजमेंट थिंकर पॉपुलराइज्ड एम्बियो वर्ल्ड वाइड, यानी कि वर्ल्ड वाइड कौन हमारे पॉपुलर हुए थे। ये वेरी इजी क्वेश्चन, पीटर ड्रुकर, पीटर ड्रुकर जो फादर ऑफ मैनेजमेंट ही फादर ऑफ एम्बियो भी हैं। तो पीटर ड्रुकर इज द राइट आंसर। नाउ द मेन फिलॉसफी ऑफ एम्बियो कैन बी समराइज्ड एज, यानी कि एम्बियो का मुख्य दर्शन किस रूप में संक्षिप्त है ना, संक्षेपित किया जा सकता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ। तो अब यहाँ पर क्या है, डू एज ऑर्डर्ड, क्या ऑर्डर्ड के लिए करो,
वर्क विदाउट गोल, किसी गोल के उद्देश्य के लिए नहीं करो। कंट्रोल बाय पनिशमेंट, ये तो है नहीं, तो क्या है इसका जॉइंट गोल। पार्टिसिपेटिव से यहाँ पे देखिए इसी चीज को ट्विस्ट किया गया है, इट मीन्स कि ये पार्टिसिपेशन को बता रहा है, पार्टिसिपेशंस। तो दिस इज द राइट आंसर, यानी पार्टिसिपेशंस, राइट, पार्टिसिपेशंस। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया, जॉइंट गोल सेटिंग एंड इवेल्युएशन इज द राइट आंसर। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच कि आपने वॉच किया। फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर पुनः मैं मिलता हूँ। थैंक यू।